बच्चों, आज हम भूगोल विषय के दूसरे पार्ट के दूसरे लेसन की हम बात करने जा रहे हैं। उस पार्ट में हमने जो लेसन पढ़ा है वह लेसन भारत की जनसंख्या से संबंधित था, लेकिन अब हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि भारत की जनसंख्या में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना होता है। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वहाँ जाके बस जाता है। बसने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसी लेसन से या उसी विषय से संबंधित ये हमारा आज का टॉपिक है और वो है प्रवास, माइग्रेशन। प्रवास का सीधा अर्थ यही है कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करने के लिए चला जाता है तो उसको हम प्रवास कहते हैं। यानी इसमें स्थान का परिवर्तन होता है और व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। जैसे हमने भूगोल के जो फर्स्ट पार्ट वाली बुक थी उसमें हमने ये पढ़ा है कि प्रवास दो तरह के होते हैं। तो यहाँ भी हम जिक्र करते हैं कि दो तरह का प्रवास होता है। पहला है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उसको हम कहते हैं उत्प्रवास, और जब व्यक्ति कहीं आता है तो हम उसको कहते हैं आप्रवास। जैसे देखिए, अगर कोई व्यक्ति USA से भारत आता है, USA से भारत आता है तो उसने USA से उत्प्रवास किया और भारत में आप्रवास किया, यानी आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आप्रवास की जगह पर संख्या ज़्यादा होती है, जबकि उत्प्रवास की संख्या कम पाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति भारत से ब्रिटेन जाता है, इंग्लैंड जाता है, तो हम उसको कहेंगे कि वो भारत का उत्प्रवासी, और इंग्लैंड में वो आप्रवासी कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत में जो भी उत्प्रवास हुआ है, आउट माइग्रेशन हुआ है, वो कई धाराओं और तरंगों में देखा जाता है। अगर हम इसको पिछले कई दशकों से इसका अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि भारत में प्रवास की 3 तरंगें दिखाई देती हैं, और इसको हम विश्व के मानचित्र पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैप बना लेते हैं वर्ल्ड का, ताकि हमें आइडिया रहे कि भारत का जो प्रवास हुआ है वो कैसे हुआ है। इस तरह से थोड़ा सा एक आउटलाइन हम लेते हैं जो हमें ये बताएगा कि विश्व की जनसंख्या प्रवास की स्थिति कैसी है। यहाँ हम लेते हैं
देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भारत में प्रवास की 3 तरंगें देखने को मिलती हैं। पहली तरंग का मतलब है कि ब्रिटिश काल में जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो भारत से अंग्रेज़ों ने बहुत अधिक संख्या में यूपी और बिहार से बहुत अधिक संख्या में लोगों को प्रवास कराया और वो प्रवास साउथ अफ्रीका। दूसरा, इन्होंने एक देश यहाँ पे है फिजी, दक्षिण अफ्रीका और गुयाना तथा त्रिनिडाद टोबैगो देशों में प्रवास कराया मजदूरों को भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से। उसी समय फ्रांसीसियों और जर्मन व्यवसायियों ने या अधिकारियों ने या जो कि हमारे भारत के कुछ क्षेत्रों पर जिनका अधिकार था, उन्होंने भारत से लोगों को एक रीयूनियन द्वीप है अफ्रीका के पूरब में वहाँ, और दूसरा सूरीनाम एक जगह है साउथ अमेरिका में, वहाँ पर फ्रांसीसियों और जर्मन ने भारत के लोगों को प्रवास कराया। यानी इस तरह से हम देखते हैं कि भारत से प्रवास की ये जो धारा है इस तरह से चलती है। अब हमने ये देखा, फिर उसी समय फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों ने भारत के गोवा राज्य से, दमन और दीव से लोगों को मजदूर के तौर पर ले जाकर विदेशों में काम करवाने का प्रयास किया। तो इन लोगों ने जो मजदूरों को भारत से लिया तो उनको ये ले आए। सबसे महत्वपूर्ण जो जगह इनकी थी वो थी अंगोला और दूसरा था मोजाम्बिक। यानी अफ्रीका के अंगोला और मोजाम्बिक देशों में ये मजदूर के तौर पर भारतीयों को लेके गए। कहने का मतलब है कि ये हमने देखा कि ब्रिटेन के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने, पुर्तगाल के लोगों ने प्राचीन काल में भारत के बहुत सारे यानी लगभग 200-250 वर्ष पहले लोगों को इन क्षेत्रों में ले गए। उसको हम कहते हैं कि अनुबंध के तहत, जिसको हम कहते हैं गिरमिट कानून के तहत इनको ले गए और वहाँ पर इनके साथ दासों जैसा व्यवहार किया गया। तो ये तो तरंग नंबर 1 थी। दूसरी तरंग हमने देखा कि भारत से बहुत अधिक संख्या में लोग भारत से इस दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार के लिए, व्यापारी के तौर पर, शिल्पकार के रूप में या व्यवसायी के रूप में गए। साथ में 1970 के दशक में हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग इस भाग में आए। यानी एशिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में तेल की कीमत अचानक बढ़ने की वजह से कुशल और अकुशल श्रमिकों की बहुत अधिक संख्या भारत से इन क्षेत्रों में आई। यानी दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों में, सऊदी अरब, ईरान, इराक के देशों में भारत के बहुत सारे लोगों ने प्रवास किया। तीसरा हमने देखा कि 1980 के दशक में भारत से इंजीनियर, डॉक्टर, सलाहकार, कंसल्टेंट, ये लोग बहुत अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए, ये यूएसए है, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में लोगों ने प्रवास किया।
जिसको हम कहते हैं कि भारत के बहुत सारे लोग इस समय विदेशों में हैं। तो ये 3 ट्रेंड हमने देखा। अगर हम आंकड़े की बात करें तो भारत से लगभग 1.75 करोड़ लोग प्रवास के तौर पे विदेशों में रहते हैं, जबकि इसको हम कहते हैं कि भारत से उन लोगों ने उत्प्रवास किया है। जबकि अगर हम देखें तो भारत में लगभग 50 लाख लोग अप्रवासी के तौर पे आए। अप्रवासियों में सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश की है, यानी भारत में बांग्लादेश से लोगों का आप्रवास बहुत ज़्यादा हुआ है भारत में। उसी तरह से भारत से जो उत्प्रवास हुआ है वो सबसे ज़्यादा दक्षिणी पश्चिमी एशिया का एक देश है यूएई। यूएई देश में भारत के लोगों का उत्प्रवास ज़्यादा हुआ है। यानी ये पूछा जा सकता है कि किस देश में आप्रवास और उत्प्रवास की संख्या हम भारत से ज़्यादा देखते हैं। भारत के लोगों की तुलना के परिप्रेक्ष्य में, यानी भारत से उत्प्रवासी कितने लोग हैं और भारत में अप्रवासी कितने लोग हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का प्रवास से संबंधित आंकड़ा है वो आंकड़ा हमें कहाँ से मिलता है। हमें आंकड़ा मिलता है जनगणना के माध्यम से। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पूर्ण जनगणना 1881 में हुई, तो 1881 में ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि व्यक्ति अपने मूल स्थान से प्रवास किया है या नहीं, यानी उसका संबंध सिर्फ मूल स्थान से था जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, यानी जन्म स्थान से उसने प्रवास किया है कि नहीं। ये बात 1881 की जनगणना में सम्मिलित थी। 1961 में इसमें बदलाव किया गया और जन्म के आधार पर और दूसरा निवास स्थान के आधार पर प्रवास के आंकड़े को इकट्ठा किया गया 1961 में। 1971 में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया और ये अंदाज और पता लगाने का प्रयास किया गया कि कोई भी व्यक्ति जन्म के स्थान से कितने समय से रहता है, और उसमें जब जनगणना हो रही थी तो उसमें निवास स्थान पर कितने समय तक रहा और जन्म स्थान पर कितने समय तक रहा, यानी समय का भी आकलन इसमें जोड़ा गया कि कोई भी व्यक्ति जन्म के स्थान पर और निवास स्थान के आधार पर जब प्रवास किया है तो वो कितने कितने समय तक अपने जन्म स्थान पर रहा और कितने समय तक वो अपने पूर्व निवास स्थान पर रहा। जैसे मान लेते हैं कि 2021 में कहीं जनगणना हो रही है तो ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि 2011 की जनगणना में ये व्यक्ति कहाँ था और वहाँ पे कितने दिनों तक रहा। इसके बाद 1981 में ये आंकड़ा और जोड़ा गया कि प्रवास के क्या कारण रहे हैं, किन कारणों से व्यक्ति प्रवास करता है, यानी प्रवास के कारणों को जानने का भी प्रयास किया गया जनगणना के माध्यम से, और वो आंकड़ा आया 1981 में। यानी हम देखिए कि हमने जन्म के आधार पर प्रवास का अध्ययन किया 1881 में, जन्म और निवास स्थान के आधार पर गणना का प्रयास किया था 1961 में। 1971 में हमने उसके समय को देखा कि कितने समय तक जन्म स्थान से व्यक्ति दूर रहा या निवास स्थान से दूर रहा या प्रवास किया, और 81 में हमने देखा कि प्रवास के क्या कारण थे। अब हमने देखना है यहाँ पे कि जो हमारे भारत में जनगणना होती है वो किस आधार पर होती है, यानी जनगणना में प्रवास के आंकड़े जब इकट्ठा किए जाते हैं तो वो क्या है। पहला है
जन्म के आधार पर प्रवास, और दूसरा है निवास स्थान के आधार पर। जन्म के आधार पर से तात्पर्य है कि जब जनगणना हो रही है तो जनगणना के समय, जब जनगणना हो रही है तो उसके पहले जो व्यक्ति रहता था, क्या वो अपने जन्म स्थान को से छोड़ के यहाँ आया है? तो पहला जन्म स्थान और दूसरा उसमें जोड़ा गया निवास स्थान, यानी जिस स्थान पर जनगणना हो रही है क्या उस व्यक्ति का जन्म उसी स्थान पर हुआ है? अगर उस स्थान पर नहीं हुआ है, जन्म उसका कहीं और हुआ और जनगणना के समय वो कहीं और रह रहा है, तो वह जन्म के आधार पर प्रवासी माना जाता है और इसको जीवन पर्यंत प्रवासी भी माना जाता है और कहा जाता है। लेकिन अब जनगणना अगर कहीं हो रही है और वह व्यक्ति इसके पिछली जनगणना में कहीं और रहता था, तो उसको हम कहते हैं निवास स्थान के आधार पर उस व्यक्ति ने प्रवास किया है। हम बात करते हैं कि भारत में जो प्रवास है वह प्रवास 4 तरह का होता है। ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा है ग्रामीण से नगर या नगरीय क्षेत्र की तरफ, नगरीय, तीसरा है नगर से नगर की तरफ, और चौथा है नगर से या नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण की तरफ। अब देखिए, गांव से गांव यानी ग्राम से ग्राम का जो प्रवास है उसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। इनको प्रवास करने का सबसे बड़ा जो कारण इनके प्रवास का है और वो है विवाह। दूसरा है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की तरफ जब व्यक्ति प्रवास करता है तो उसके प्रवास का सबसे बड़ा कारण है रोजगार, और उसमें पुरुषों की संख्या सबसे ज़्यादा मानी जाती है। सबसे ज़्यादा पुरुष प्रवास करते हैं गांव से नगर की तरफ। उसी तरह से नगर से नगर या नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की तरफ जब प्रवास होता है तो उस प्रवास में मजदूरों और व्यापारियों की संख्या ज़्यादा होती है। इसी तरह से नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ प्रवास मुख्य रूप से बहुत ही संपन्न लोगों के द्वारा किया जाता है, जो नगरीय जीवन की व्यस्तता से दूर थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र की तरफ फार्म हाउस वगैरह में प्रवास करते हैं। तो सबसे पेपर्स में बेटा यही आता है कि गांव से गांव में जो या ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास का सबसे बड़ा जो कारण है वो विवाह है, और उसमें महिलाओं को प्रवास करने की स्थिति ज़्यादा देखी जाती है। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो प्रवास होता है, किसी भी राज्य के एक जिले से के अंदर जो प्रवास होता है, जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गाज़ियाबाद, तो गाज़ियाबाद ज़िले में ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाते हैं तो उसको हम जिला प्रवास बोलते हैं। अगर उसी राज्य में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोग जाते हैं, जैसे गाज़ियाबाद से लोग मेरठ आ गए, मेरठ से बदायूं चले गए, तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कि अंतर ज़िले का प्रवास। और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग प्रवास करते हैं तो उसको हम कहते हैं अंतर्राज्यीय प्रवास। और इसी तरह से जब एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। हमने पहले ही जिक्र किया था कि भारत में सबसे अधिक संख्या जो उत्प्रवास के रूप में गई है वो जाती है दक्षिणी पश्चिमी एशिया के उन देशों में जहां तेल का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके अलावा USA, कनाडा,
में भी भारत के लोग जाके बसे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो प्रवास है वो किन कारणों से होता है। किसी भी देश में व्यक्ति प्रवास किन कारणों से करता है, तो कारण में सबसे प्रमुख कारण है शिक्षा, दूसरा है रोजगार, तीसरा है स्वास्थ्य सुविधा और चौथा है सुरक्षा। ये 4 कारण हैं। अगर ये 4 कारण, शिक्षा की तलाश में, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए लोग प्रवास करते हैं, रोजगार के लिए, रोजगार धंधे के लिए लोग प्रवास करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में लोग प्रवास करते हैं, और अगर जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ उनको सुरक्षित जीवन नहीं लग रहा है, वो उनको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे अव्यवस्थित ढंग से रहते हैं लोग और कभी भी उनके साथ कोई घटना हो सकती है, तो सुरक्षा कारणों से भी प्रवास करते हैं। तो अगर ये सारी सुविधाएं कहीं पर मिल रही हैं तो व्यक्ति उस क्षेत्र की तरफ जाता है, और कहीं पर अगर ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो उस क्षेत्र से व्यक्ति दूर भागता है। यानी अगर हमें ये सारे अवसर अच्छे मिल रहे हैं तो हम उधर बढ़ते हैं, और इन अवसरों को अगर हम पॉजिटिव देखें, सकारात्मक तौर पे देखें, तो उनको हम कहते हैं अपकर्ष के कारक। यानी यही कारक अगर सही ढंग से मिल रहे हैं और इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं अपकर्ष के कारक, यानी पुल फैक्टर। लेकिन अगर यही कारक अच्छे ढंग से नहीं मिल रहे इसलिए हम वहाँ से दूर भागना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रतिकर्ष के कारक। जैसे अगर आपके पेपर्स में आता है, इन चारों को केवल याद कर लीजिए बस। अगर ये आता है कि प्रवास के प्रतिकर्ष के कारक क्या हैं, तो हम कहेंगे शिक्षा की सुविधा नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब वो प्रतिकर्ष के कारक हैं, यानी पुश फैक्टर हैं, यानी प्रतिकर्ष के कारक हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये सारी सुविधाएं हैं, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, रोजगार की अच्छी व्यवस्था है, स्वास्थ्य की सुविधा है, सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था है, तो इसका मतलब वो अपकर्ष के कारक है। अब जब हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो अप्रवासी हैं यानी आते हैं, वो है महाराष्ट्र राज्य। यानी महाराष्ट्र में आपने अभी लॉकडाउन के दौरान भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ। तो इसमें आपके लॉकडाउन की स्थिति से ही आपके इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है कि सबसे ज़्यादा भारत में जो प्रवासी अप्रवास के रूप में आते हैं, यानी दूसरे राज्यों से रोजगार की तलाश में आते हैं, वो है महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा जो उत्प्रवास करते हैं यानी किसी राज्य को छोड़ के जाते हैं, वो है उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर है बिहार। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत अधिक संख्या में लोग महाराष्ट्र जाते हैं, और महाराष्ट्र में इस तरह से अप्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये प्रवास है इसका परिणाम क्या होता है। तो इसके 4 परिणाम हम पढ़ेंगे, और बहुत ही आसान परिणाम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से हम इसको पढ़ेंगे, सरल ढंग से। पहला है आर्थिक प्रभाव या परिणाम, इकोनॉमिकल इफेक्ट ऑफ द माइग्रेशन। हम देखते हैं कि जहाँ से व्यक्ति रोजगार की तलाश में दूसरी जगह जाता है, तो वो क्या करता है कि अपने द्वारा अर्न किया हुआ पैसा अपने राज्य में, अपने घर में भेजता है। बहुत सारे लोग विदेशों में जाते हैं, जैसे पंजाब, केरल और तमिलनाडु के बहुत सारे लोग विदेशों में गए हैं और वहाँ से वो बहुत अच्छी राशि अर्न करके अपने देश, अपने राज्य, अपने परिवार को भेजते हैं। यानी भारत में वो राशि आती है। इससे आर्थिक सहायता भी मिलती है और आर्थिक उन्नति भी होती है। भारत में भी इसी तरह से जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासी जाते हैं तो अपने द्वारा अर्न किए हुए पैसे अपने परिवार में भेजते हैं, जो उनके परिवार के लोग विवाह के लिए, भोजन के लिए और
वैवाहिक कार्यक्रम के लिए या अन्य किसी भी शिक्षा वगैरह की व्यवस्था के लिए खर्च करते हैं। दूसरा प्रभाव है सामाजिक प्रभाव। प्रवास का जो सामाजिक प्रभाव पड़ता है उसमें यह पड़ता है कि एक समाज का, हर समाज के रीति रिवाज अलग होते हैं। एक समाज का व्यक्ति जब दूसरे समाज में जाता है तो अपने साथ अपनी प्रथाओं को, मान्यताओं को लेके जाता है। तो इससे सकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि बहुत सारे संस्कृतियों और समाज के लोग मिलते हैं तो उसमें एकता विकसित होती है और उनका जो मानसिक सोच है वो विकसित होती है, उनमें व्यापकता विकसित होती है और वो एक विस्तृत सोच के व्यक्ति बनते हैं। लेकिन इसमें सामाजिक संघर्ष की भी स्थिति उत्पन्न होती है। जब एक समाज का व्यक्ति अपने द्वारा लाए हुए मूल्य मान्यताओं को दूसरे क्षेत्र में फैलाने का प्रयास करता है तो सामाजिक संघर्ष की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम एक स्थिति देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग आते हैं दिल्ली, और दिल्ली में आकर वो छठ पर्व मनाते हैं, जो दिल्ली वालों का त्यौहार नहीं था बल्कि ये प्रवास के कारण सामाजिक जो मेल मिलाप हुआ है यहाँ आके, उस प्रथा को, उस रीति रिवाज को, उस धर्म को इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो ये एक उदाहरण है सामाजिक प्रभाव का। तीसरा है जनांकीय प्रभाव, डेमोग्राफिक इफेक्ट। जनांकीय प्रभाव, डेमोग्राफिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि प्रवास करने वाला मुख्य रूप से पुरुष होता है और युवा होता है। तो जहाँ से प्रवास व्यक्ति करता है, तो जहाँ से प्रवास करता है वहाँ बूढ़े, बच्चे और स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ व्यक्ति जाता है वहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है और युवाओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो यानी जिस स्थान से व्यक्ति उत्तर प्रवास करता है वहाँ पर अगर हम संतुलन निकालें, महिला पुरुष अनुपात निकालें, तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा मिलती है, बच्चों की संख्या ज़्यादा मिलती है, बूढ़ों की संख्या ज़्यादा मिलती है। और जहाँ व्यक्ति जाता है, जहाँ पे अप्रवास करता है, वहाँ पर युवाओं और पुरुषों की संख्या अधिक मिलती है। ये जनांकीय प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चौथा प्रभाव है और वो है पर्यावरणीय प्रभाव। यानी ये प्रभाव भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लोग जब दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो पर्यावरणीय प्रभाव के उदाहरण हैं। जैसे ट्रैफिक जाम की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और तरह तरह की कुरीतियाँ, जैसे आप कह सकते हैं चोरी है, लड़ाइयाँ हैं, झुग्गी बस्तियाँ का बसना है। ये सब पर्यावरणीय समस्याओं के उदाहरण हैं, जो कि अधिक जनसंख्या होने के कारण लोग गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। पानी की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि ज़्यादा लोग आ रहे हैं और उस हिसाब से व्यवस्था नहीं हो पाती। तो ये सारे जो परिणाम हैं ये आने वाले प्रवासियों की वजह से होती है, जो किसी क्षेत्र में आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों से जब दिल्ली लोग आते हैं तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लिए ये सारी व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी विकसित होती है। तो हमें उम्मीद है कि हमने ये 4 प्रभाव भी आपको बताया और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और एक बात और आपसे करनी है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं और इसका परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब पेपर होंगे तो उसमें आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद इनमें जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उनका उत्तर भी लिखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि प्रवास क्या है,
दूसरा है प्रवास कितने प्रकार का होता है, तीसरा है भारत में प्रवास के क्या कारण हैं, अपकर्ष के कारक क्या हैं, प्रतिकर्ष के कारक क्या हैं, और प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, जनांगिकीय दृष्टि से और पर्यावरणीय दृष्टि से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस विचार को विराम देता हूँ। धन्यवाद।